जय हिंद एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री कवर करा दी थी, मतलब हिस्ट्री के टॉपिक्स बता दिए थे जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। तो आप लोग देख लेना, मैं इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा तो उसी में आपको मिल जाएगी हिस्ट्री वाली वीडियो। अभी रिसेंटली की वीडियो है वो। तो उसमें एक्चुअली करा क्या, मैंने आपको सारे टॉपिक्स जो है ना हाईलाइट कर दिए हैं, जो जो आपको पढ़ने हैं, और उन पे रीड लिख दिया है। जो याद करने हैं उस पर तो टिक लगा ही दिया मैंने, क्योंकि उससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और हिस्ट्री में ऐसा कुछ समझाने जैसा कुछ मुझे दिखा नहीं। जो आगे हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस करेंगे तो उसके थ्रू मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। एक टाइमलाइन है, इतिहास में घटना हो चुकी है तो हमको याद करनी है, तो करनी है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। जियोग्राफी सबसे बड़ा सब्जेक्ट और सबसे दिमाग खराब सब्जेक्ट यही है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं लेकिन सिलेबस बहुत वास्ट है। फिर भी हमें क्यों करना है? क्योंकि ना इसमें ना आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन 4-5 आएंगे, सारे ठीक कर ले जाओगे। पढ़ना तो बहुत कुछ है लेकिन वही ना कि इसमें एफर्ट उतना लगेगा, लेकिन वो भी बहुत रिवॉर्ड ही बहुत ज्यादा है। तो 4-5 क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लेंगे। ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट दोनों को मिला के बता रहा हूँ मैं। 5 क्वेश्चन अच्छे होते हैं काफी। ठीक है, हिस्ट्री में अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन भी फ्रेम करेगा, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में 4 से 5 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, कम नहीं होगा। और ज्योग्राफी एनवायरमेंट में ज्यादा कुछ टिपिकल क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अप्लाइड नहीं पूछ रहा है, फैक्ट पूछता है तो हम लोग फैक्ट को ही प्रिपेयर करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये मेरे नोट्स हैं, तकरीबन आज से 6 से 6.5 7 साल मान लो आप पुराने नोट्स हैं। इसमें मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें ऐड करता चला गया हूँ। और 5 रिसोर्सेज को मिलाकर ये बने हैं। जो लास्ट वाले 3 हैं ये तो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, जो सविंदर सिंह और खुल्लर और माजिद हुसैन की ये है। अलग अलग रेफरेंस बुक्स भी हैं वहाँ पर, उसमें कुछ रेफरेंस के लिए मैंने मटेरियल भी लिया। जीसी लियोंग का रेफरेंस लिया और एनसीईआरटी 11th 12th वाली ली है। ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटीज में बता रहा हूँ। ओल्ड में तो ये वाली है, ये जो राइटर्स हैं सविंदर सिंह एंड ऑल। तो ये 5 रेफरेंस मटेरियल लिए हैं, प्लस में जो प्रीवियस कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए अलग अलग एग्जाम्स के जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। हमको ये सब कुछ नहीं करना है। ये नोट्स आपके किसी काम के नहीं है। इसमें से जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा वो आपके बहुत काम के हैं। ठीक है, नोट्स मतलब काम के इन द सेंस की, मतलब पूरे वैसे वर्ड लिटरल मीनिंग मत ले लेना। मतलब ये कि इसके जो फैक्ट है ना वो काम के हैं। जो इसमें चीजें मैंने जैसे कि बहुत सारी इसमें ना अप्लाइड पार्ट बहुत ज्यादा है, जैसे मिड ओशियनिक रिज हो गया, कन्वेंशनल थ्योरी हो गई, ये आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि इसका फाउंडर बता दो, मतलब किसने दी है कन्वेंशनल सेल थ्योरी, किसने दी। ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ अभी। जैसे कि कन्वेंशनल सेल थ्योरी अपनी ऑर्थर होम्स ने दी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ट्रिपल एच ने दी, हैरी हैमोंड हेस ने। ये देखो सीजल क्वेश्चन है, 2022 का सीजल क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी किसने दी बस। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सी मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्यों है, क्या नहीं है, क्या क्या रीजन था कि ये नई थ्योरी आई। रीजन ये था कि वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कन्वेंशनल सेल थ्योरी की, मतलब जो क्रस्ट है ना वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, मतलब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो कन्वेंशनल सेल थ्योरी में ये था कि ना वो क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था, वो हो रहा था कि वो डिस्ट्रॉय हो गए जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो वो उस सब चीजों का कंसेप्ट था। वो आपसे अप्लाइड पार्ट नहीं पूछ रहा है, आपसे डायरेक्टली यहाँ पर वो आपसे फैक्ट पूछेगा। फैक्ट याद करो, ज्यादा बाल की खाल नहीं निकालनी। बिकॉज एक 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 ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है एसएससी की जो ग्रेड बी तक के एग्जाम्स होते हैं इनमें और जो ग्रुप ए के एग्जाम्स होते हैं उनमें। बिकॉज वहाँ पे अप्लाइड पार्ट ज्यादा पूछ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको एक्स्ट्रा यूज करना पड़ रहा है। चीजें सब वही है, तो ऐसा नहीं कुछ अंडरमाइन कर रहा है एग्जाम को, अंडरमाइन अंडरमाइन कुछ नहीं हो रहा है। वो थोड़ा ना एक डिक्टेंशन क्रिएट करने के लिए चीजों को करा गया है। तो हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे इसमें से। ठीक है, और जो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। 2 काम में से आपको ये काम कर सकते हो, या तो आप साथ के साथ नोट्स बना लो हैंड रिटन अभी के अभी वीडियो को देखते देखते, या फिर मैं आपको टाइप फॉर्मेट में नोट्स दे दूंगा जो कि बहुत ही थोड़े रहेंगे। ये मेरे खुद पूरे पेजेस बताऊं 22 पेज के नोट्स हैं। 3 पेज और लगा लेना, क्योंकि क्योंकि एनवायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो 25 पेज के आपके नोट्स होंगे सिंगल सिंगल, बैक टू बैक 50 पेज हो गए मान लो, सिंगल सिंगल 25 पेज। टाइप्ड फॉर्मेट में अगर बात करें 10 से 15 पेज के नोट्स बनेंगे हार्डली, क्योंकि फैक्ट ही लिखने हैं और फैक्ट ज्यादा है नहीं इसमें। मतलब इतने ज़्यादा नहीं जितना मैंने इसमें वो अप्लाइड वाला पार्ट मेंशन कर रखा है। सो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। और इसमें एक पार्ट इंक्लूडेड नहीं है मेरे नोट्स में, वो है वो प्लैनेट्स वाला। ठीक है, वो जो प्लैनेट्स का नहीं आता, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और गैशियस प्लैनेट जो है उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको मैं टाइप करके ऐड कर दूंगा। तो आप उन नोट्स पे थोड़ा रिलाइज ज़्यादा करना, इधर अभी समझ लो क्या क्या हमको कवर करना, बेसिक बेसिक आइडिया ले लो एक, ताकि नोट्स जब मैं आपको दूं तो आपको ऐसे ना लगे कि ये क्या दे दिया। ठीक है, देखो अर्थ है, डायरेक्टली शुरू करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, मैं ये एक बात और बताता हूँ कि ज्योग्राफी में शायद 5 वीडियो, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्लस इकोलॉजी, इकोलॉजी में कुछ कंसेप्ट आ जाता है ऐसे नहीं, वो पिरामिड वाला आता है, एनर्जी पिरामिड और उल्टा पिरामिड जो होता है, एलन रूल हो गया। इकोलॉजी कुछ कंसेप्ट होते हैं तो प्रॉपर साइंस है। एनवायरमेंट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज वाला पार्ट, और ज्योग्राफी तो है ही। तो तकरीबन 5 से 6 वीडियो लग जाएंगी, पूरी मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। शुरू करते हैं। देखो अर्थ जो है, इसमें अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूजन होती है कि ये वाला लैटिट्यूड है कि ये वाला है, तो सुन लो ध्यान से। ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है बिल्कुल खड़ा है सीधा एल, ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। और जो लेटा हुआ है, लेटा LATT, लेटर, तो ये है लैटिट्यूड। खत्म। अब ये लैटिट्यूड है अलग अलग बनते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे दिखते हैं आपको, जो आपको दिखेंगे क्या बोलते हैं,
ट्रॉपिक, टेम्परेट, ये एक्चुअली में होता क्या है, इसको देखो जूम कर रखा है यहाँ पर, ये जस्ट अ सेकंड, ये ठीक है, इसको मैं बीच में से काट दिया और फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको ना एंगल दिख रहा है ना, ये तो इक्वेटर है। इक्वेटर से जितना एंगुलर जो एंगल बनेगा ना, एंगुलर डिस्टेंस जो होगा ना, उसको हम लोग कहते हैं अलग अलग लैटिट्यूड्स, ठीक है। जैसे मान लो ये बना, ये आ गया आपका ट्रॉपिक, ये आ गया टेम्परेट, एक और बनेगा ये आपका आ गया पोलर जोन, ऐसे नीचे जाओगे तो नीचे आ जाएगा। तो यही बात है यहाँ पर, मतलब एंगुलर जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड अभी आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई, एंगुलर डिस्टेंस है, ध्यान से लिखना मत, ये मैं लिख दूंगा, टाइप कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी इसमें ना एक रिजिड और फ्रिजिड वो कंसेप्ट होता है ना, फ्रिजिड वो हीट डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है सीजीएल सीएचएसएल में। अभी मैं आगे मेंशन करूंगा जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, शायद तीसरी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी। अब ध्यान से सुन लो, ये है इक्वेटर, इक्वेटर के बाद आता है ट्रॉपिक, फिर आता है टेम्परेट, फिर आता है पोलर जोन, इसी का उल्टा चलता है नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, खत्म। इक्वेटर से जो ना पोल अगर आपसे पूछे कितने डिग्री एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी एक फैक्ट है, आसान सा फैक्ट है। दो फैक्ट और सुन लो ध्यान से, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है, ये कितने डिग्री पर है? नॉर्थ और साउथ में, जो नॉर्थ में होता है उसे कैंसर कहते हैं, जो साउथ में होता है कैप्रिकन कहते हैं। मतलब कहाँ कहाँ से होकर निकलता है भारत में, वो तो मित्र पर गमछा झार करके एक है ट्रिक, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा नोट्स में, ठीक है। वो उधर मेंशन कर, मतलब वो बताना जरूरी नहीं, पहले ये समझो कि 23.5 डिग्री पर है ये दोनों, ऊपर वाला 23.5 डिग्री, नीचे वाला 23.5 डिग्री साउथ में, ऊपर है कैंसर, नीचे कैप्रिकन, ठीक है। 66.5 डिग्री पर ऊपर आर्टिक है, नीचे अंटार्कटिका है, ठीक है। 66.5 पे वो आपको कंफ्यूज ऐसे करेगा, 22.5 दे देगा, और इतना वो ऐसे देगा ना, ऐसे लगेगा हाँ, ये तो सही है यार, इसमें तो क्या ही गलत है, वो 22.5 नंबर ऐसे लगेगा देख के, बट फैक्ट जो है वो ये है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है। इसमें इतना ही समझना था हमको, बाकी और जो समझना तो खैर इसमें बहुत कुछ है, आगे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज क्या होते हैं, वो सब आएगा। आईटीसीजेड जो होता है, आईटीसीजेड कंसेप्ट होता है, वो सब हम लोग अभी आगे कवर करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। मेनली अभी ये समझना जरूरी था। आ जाओ लॉन्गिट्यूड के ऊपर, वो लॉन्गिट्यूड क्या बताया, वो लंबे वाले जो होते हैं ऐसे एल, ठीक है। देखो एक ग्रीनविच शहर है यूके में, वहां पर कुछ साइंटिस्ट आए, उनको मजा आया, उन्होंने टाइम लाइन जो है डिसाइड कर दी कि टाइम लाइन यहाँ से जो होके गुजरेगी ना ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो वही टाइम लाइन है, इसी से पूरा टाइम निर्धारित होगा पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो वो टाइम को डिसाइड करती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब इससे ईस्ट में जाएं या इससे वेस्ट में जाएं, टाइम घटेगा बढ़ेगा ये कैसे पता चलेगा, अभी बताता हूँ। देखो अगर इससे हम लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है, प्लस 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 होगा, तभी भारत का टाइम देखो तो 5:30 जो है वो आगे है, मतलब 0 इधर से ग्रीनविच मेरिडियन से आगे है वो, ठीक है। इसी के हम लोग अपोजिट जाए 180 डिग्री, तो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये जो ग्रीनविच के जस्ट बैंक अपोजिट 180 डिग्री पर इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो कुछ आपको ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। वो टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है कि मतलब उनको मजा नहीं आ रहा था टेढ़ी मेढ़ी बनाने में, वो किसी कंट्री के ऊपर से पास नहीं करना चाहते थे, सिर्फ पानी के ऊपर से पास होती है, ठीक है। और बेरिंग स्टेट करके एक है अलास्का और रशिया के बीच में, अलास्का पहले रशिया का था, उन्होंने बेच दिया यूएसए वालों को, तो अलास्का और रशिया के बीच में बेरिंग स्टेट है, वहां से ये पास होकर निकलती है, ठीक है। ये हमने फैक्ट को समझा, फैक्ट आप सुनते जाओ बस, बाकी तो टाइप करके मैं दे ही दूंगा, लेकिन आप किसी के मुंह से सुनते हो तो शायद थोड़ा ज्यादा याद रहता है। जस्ट अ सेकंड, ये दो बातें और ध्यान से समझ लो, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप शायद एक क्वेश्चन ठीक कर ले जाओगे, एग्जाम में बहुत बार आता है। अर्थ का जो मूवमेंट है ना, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ठीक है। अब आपको ऐसे कैसे याद रहेगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, देखो ईस्ट में जो ना थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी ज्यादा है, स्पिरिचुअल गुरु स्पिरिचुअल चीजें बहुत ज्यादा है, जैसे भारत हो गया या फिर बाकी जो आसियान देश हो गए, आपका म्यांमार थाईलैंड, इधर थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज्यादा है, और वेस्ट में तो साइंस बहुत ज्यादा है। अब वो बात अलग है, ये लोग साइंस में आगे इसलिए क्योंकि हम ही लोगों को लूटा इन्होंने, लेकिन उन लोगों के पास हर चीज का जवाब है, लेकिन जिंदगी क्यों है, मौत क्यों, इंसान क्यों, तमाम जो आंसर्स हैं वो साइंस नहीं दे पाती, तो वो लोग स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आते हैं, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं वो लोग, गोरे लोग यहाँ आते हैं। तो अब बस ऐसे याद रखना कि गोरे लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, मतलब अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही जा रही है, समझ गए बात को, कोई लॉजिक नहीं, लेकिन रिलेट करने के लिए मैंने बता दिया आपको। एक बात, दूसरी बात, कि जब भी हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब कि जैसे मान लो कि मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये है मान लो यूएसए, ठीक है, और ये है इंडिया। तो यूएसए से इंडिया की तरफ आएंगे ना, तो एक दिन यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा मिलेगा जीने के लिए। मान लो यहाँ पर 3 अप्रैल हो रहा है, तो यहाँ पर 2 अप्रैल होगा, मतलब ये लोग अपना 2 अप्रैल जी चुके हैं, 3 अप्रैल भी जी चुके हैं, अब यहाँ लेकिन पहुंचेंगे तो यहाँ 2 ही अप्रैल होगा। कहने का मतलब वो एक दिन ना, ये लोग एक दिन, मतलब हमसे ना, हम लोग इनसे एक दिन आगे हैं एक तरीके से, मतलब इनके पास ये लोग 3 दिन जी चुके हैं, लेकिन हम लोग 2 ही दिन जिए, मतलब हमारे पास एक दिन है एक्स्ट्रा जीने के लिए बस। वो क्यों है, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ज्यादा रखते हैं, और मतलब समझ रहे हो ना, अब इसे रिलेट करके याद कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इससे कि मतलब ईस्ट में अगर जाओगे तो क्या दिन बढ़ेगा घटेगा, वो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा। फॉर एग्जांपल कि बोल देगा आप फ्रांस से जो है आप जा रहे हो थाईलैंड की तरफ, तो अब आपका क्या होगा, इस दिन ये डेट है, तो वहां पर डेट क्या घटेगी बढ़ेगी क्या होगा, तो बढ़ेगी, ध्यान रखना, ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने,
मूविंग ईस्ट वन डे गेन, एक दिन बढ़ेगा, मतलब क्योंकि एक दिन पीछे है ये, ठीक है, तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर 31 दिसंबर है तो यहाँ 30 दिसंबर होगा, रशिया में 31 दिसंबर है तो अलास्का में 30 दिसंबर होगा। याद रखना, भूलना मत इसको। एक छोटी बात और, डायरेक्टली कई बार आ जाता है फैक्ट में कि 1 घंटा जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को डिफाइन करता है, ये जो ऐसे है ना, ऐसे, तो एक जो 1 घंटा 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को करता है, इसी हिसाब से अगर यहाँ 0 डिग्री है तो भारत में जो कलकत्ता से जाती हुई रेखा है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो कितना 5.5 घंटे है ना, इसीलिए वो, ठीक है। एक छोटी बात कभी शायद आपसे पूछ ले कि चाय बागान टाइम जोन क्या है, तो भारत आपको जैसे पता होगा ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। मैप पे मत जाना, समझना ध्यान से। जब भी कोई कंट्री ना ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है ना, तो वहाँ कई टाइम जोन बन जाते हैं। रशिया में बहुत सारे टाइम जोन है, शायद 8-9 टाइम जोन है, 8 है शायद, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। ऐसे यूएसए में बहुत सारे हैं जो कंट्रीज ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल। तो ना ये लोग कह रहे थे नॉर्थ ईस्ट में ऐसी डिमांड थी, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था कि यहाँ पर एक टाइम जोन और होना चाहिए। चाय बागान टाइम जोन आसाम से होता हुआ जाएगा, ऐसा वो लोग कह रहे थे। कभी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए कि चाय बागान टाइम जोन ये क्या है, तो पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में कोई मतलब ऐसा था, टाइम जोन नया बना दो एक और, ठीक है। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ कितने डिग्री पे होके जाता है, 82.5, 82.5 ईस्ट मेरिडियन से होके जाता है, ये जा रहा है यहाँ से, ठीक है। किन शहरों से जाता है शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन याद कर लेना, ये डायरेक्ट डेटा आ जाता है। और भारत के अगर हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखा जाए, कहाँ से कहाँ कितने से कितने के बीच में है, तो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक, ये मैं फैक्ट मेंशन कर दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ होमवर्क वाली मैंने चीजें लिख दी हैं कि इक्वेटर कहाँ से पास होता है, ये सारे फैक्ट मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, आप मत इसमें परेशान हो ज्यादा। स्टेट ऑफ, अच्छा, एक छोटी चीज यहाँ पर और लिखी हुई है, इसको देखो जरा, कि जो ना इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके पास है ना एक स्ट्रेट पास होती है, उस स्ट्रेट को क्या बोलते हैं, वही वही बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब स्ट्रेट की बात करी तो यहाँ पर जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो स्ट्रेट भी सारे मेंशन कर दूंगा, हालांकि ये तो मैप का पार्ट है, बट स्टिल स्टेट ऑफ मलक्का इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 3 स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो कि यूएसए के पास पड़ती है, ठीक है। इसमें ये ना, ये क्यूबा वाले लड़ते रहते हैं, क्यूबा वाले बोलते हैं कि हमारी है, मेक्सिको बोलता है हमारी है, यूएसए बोलता है कि मेरी है, तो फिर पता है कि किसकी होगी, यूएसए की होगी। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ फ्रांस है जिसपे छोटा सा एक जगह है ना, ये यूके ने कब्जा कर रखा है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से अल्जीरिया या ट्यूनिशिया है, तो ये भी यूके ने कब्जा कर रखा है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यूके के बीच से निकलती है, ये मत समझना कि फ्रांस से निकलती है। तो ये मैं मेंशन कर दूंगा उस नोट्स में, पिक्चर भी लगा दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओरिजिन ऑफ अर्थ बिल्कुल ध्यान से समझो, जल्दी पढ़ेंगे इसको, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। एक थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ अर्थ की, नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास, बस इतना याद कर लो। क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास किससे संबंधित थी, ओरिजिन ऑफ अर्थ से, काम खत्म। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेसोजोइक एरा और ये सब फालतू की बातें, वो भी आगे हम लोग देख लेंगे, ज्यादा आता नहीं एग्जाम में। दो तरीके की वेव्स होती है, पी वेव होती है, एस वेव होती है, सेस्मिक वेव जो अर्थक्वेक वाली होती है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि प्राइमरी वेव जो है ना, वो वो किस मतलब किस किस से पास हो जाती है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास हो जाती है। सेकेंडरी वेव जो एस वेव जिसे हम लोग कहते हैं, वो केवल सॉलिड और गैस से होती है, लिक्विड से पास नहीं होती है, बस इतना ही आएगा। अर्थ की क्रस्ट पे हम लोग जरा आ जाते हैं, डायरेक्टली फैक्ट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत लंबे लेक्चर 70-80 घंटे लगेंगे पढ़ाने में, बट जो फैक्ट आते हैं एग्जाम में हम लोग वो कर रहे हैं। अर्थ की क्रस्ट की हम लोग बात करें तो आपको लगता होगा कि मिट्टी मिट्टी है तो सिलिका ही बहुत ज्यादा होगी, सिलिकन। ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, वो भी गैशियस फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है पाई जाती है अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, फिर सिलिकन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन कैल्शियम, मेनली तीन याद कर लो, ऑक्सीजन सिलिकन एंड एल्यूमिनियम, खत्म। रॉक्स पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले रॉक्स की पूरी कहानी सुनने से पहले ये समझ लो बस आप, ये समझ गए तो सब समझ गए। देखो, मैग्मा है सबसे पहले, पूरी जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है, मैग्मा से। अच्छा, मैग्मा और लावा में डिफरेंस होता है, ठीक है। मैग्मा लावा एक ही चीज है, डिफरेंस ये कि जो ये है, मान लो ये क्या बोलते हैं इसको, वोल्केनो। जब वोल्केनो के अंदर होता है तो मैग्मा होता है, बाहर आ जाता है तो लावा हो जाता है, ठीक है। मतलब दोनों एक ही बात है, क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूज नहीं हो गए, लावा बाहर मैग्मा अंदर, ठीक है। अब जब अंदर मैग्मा है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इग्निशियस रॉक बन जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में आपने देखा होगा, प्रीवियस अगर देखे हो तो पता होगा, डायरेक्टली पूछेगा कि इनमें से इग्निशियस रॉक कौन सी है, या मेटामॉर्फिक कौन सी है, सेडिमेंट्री कौन सी है। वो आगे एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे, पहले समझो कि मैग्मा क्या है। मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ, इग्निशियस बन गया। इग्निशियस रॉक मान लो ये रखी हुई है, ठीक है, जिसमें पानी पड़ रहा है, हवा पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, कुछ कुछ होकर इसका ना इरोजन हो रहा है, तो इससे ना ऐसे छोटे छोटे ग्रेनुल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल बन जाएंगे, इरोजन होगी, इसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। कंकड़ पत्थर कुछ भी बोल लो हिंदी में, मतलब याद करने के लिए। फिर इसका लिथिफिकेशन हो जाएगा, मतलब दब प्रेशर में दबेगा, इधर उधर दब दबा के ये रॉक बन जाएगा, एक पत्थर बन जाएगा, चूना पत्थर भी कह सकते हो उसको आप लोग, तो सेडिमेंट्री रॉक बन गया। उसके बाद इसका इरोजन हो गया, फिर मेटामॉर्फिक बन जाएगा। मेटामॉर्फिक को हमने अगर पिघला दिया, मेल्टिंग हो गई तो मैग्मा बन गया। मैग्ना मैग्मा से फिर सॉलिडिफाई इग्निशियस रॉक बन गया। फिर अगर इसको हमने अगर दबा दिया, पिघला दिया, फिर आपका मैग्मा बन जाएगा। इरोजन हो गया, सेडिमेंट बन जाएगा। सेडिमेंट से डायरेक्ट आपका मेटामॉर्फिक बन जाएगा। मतलब कहने का ये है, किसी से कुछ भी बन सकता है,
समझ गए? क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना किसी से कुछ भी बन जाता है। बस मेनली 3 ही चीज़ें वो यहाँ पर मैंने लिख दी, किससे क्या हो रहा है। सुनो ध्यान से। मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है, सरफेस एक्सपोज हो गई, इग्निशियस रॉक बन गया, जिसको हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इग्निशियस रॉक के ब्रैकेट में जब नोट्स बनाऊंगा तो मैं लिख दूंगा प्राइमरी रॉक कहते हैं इसको, ठीक है। अगर वही प्राइमरी रॉक, वही इग्निशियस रॉक अगर दोबारा गई अर्थ में और फिर वो दोबारा जाके प्रेशर में दबेगी जाकर, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी दोबारा से। अब ये बाहर आ गई थी पहले, जो लावा बाहर आ गया था ना, वो जम गया था, वो फिर दोबारा अंदर चलेगी तो मेटामॉर्फिक बन गया। अगर इग्निशियस रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक इरोजन वगैरह हो गया, उसका पेबल्स बन गए, तो सैंडस्टोन बन जाएगा, वो चूना पत्थर। वो बॉटम लेयर में जाकर फिर दोबारा दबेगा, दब दबा के फिर दोबारा आपका सेडिमेंट बन जाएगा। मतलब कि ये वाला जो इग्निशियस रॉक था दोबारा अंदर चला गया तो मेटामॉर्फिक बन गया। फिर अगर ये इसका इरोजन होकर सेडिमेंट बन गया और दब गया तो सेडिमेंट्री रॉक बन गया, ठीक है। इतना प्रोसेस हालांकि पूछेगा नहीं, डायरेक्टली आपसे ये पूछेगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इग्निशियस रॉक के एग्जांपल पूछेगा, सेडिमेंट्री के एग्जांपल पूछेगा, बस। और यहाँ पे शायद मेटामॉर्फिक के मैंने एग्जांपल मेंशन कर रखे होंगे, ठीक है, वो पूछेगा। ये रहे मेटामॉर्फिक एग्जांपल, ये रहे, बस ये 3 चीज आती हैं, ठीक है। एक छोटी बात और समझ लो कि फॉसिल समझते हो, फॉसिल जो जो जानवरों की हड्डियां हो गई या पेड़ पौधे हो गए, फॉसिल्स जो ऑर्गेनिक लिविंग थिंग है, जो मतलब जो दब गई उसके नीचे, वो केवल और केवल है ना सेडिमेंट्री में पाए जाएंगे, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्निशियस रॉक में फॉसिल किस में पाए जाते हैं, तो सेडिमेंट्री केवल और केवल इसी में पाए जाते हैं बस, और किसी में नहीं होते हैं, बस छोटी बात, किसी में नहीं होते, केवल सेडिमेंट्री में होते हैं। और स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब कि पूरा ना इसका क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड लेयर्स टाइप की होती हैं इसकी, ठीक है। मैं डायरेक्टली मेंशन कर दूंगा। यह एग्जांपल कुछ मेटामॉर्फिक के ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, क्ले, मड और स्टोन होते हैं, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा ये, उसमें समझ गए आप, थोड़ी बात तो समझ गए होगे, दिमाग कुछ तो बात आपकी घुसी होगी। एक छोटी चीज और समझो। भारत के कोल में कहते हैं कि भारत का कोल उतना अच्छा नहीं, जितना हम लोग यूके, रशिया, जर्मनी और यूएसए के जो कोल है ना, वहाँ के कोल बहुत अच्छे होते हैं। भारत के कोल में दिक्कत ये ना, इसमें ना राख हो जाता है, अगर आप जलाओगे ना तो ज्यादा उसमें निकलेगी नहीं हीट, वो बहुत जल्दी राख बन जाता है, बहुत जल्दी जल जाता है। रीजन उसका क्या है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपसे, पूछेगा कि ऐसा क्यों है, तो रीजन ये कि ना भारत ना गोंडवाना का पार्ट था पहले, मिसोजोइक एरा के दौरान। गोंडवाना ये थोड़ा सा, आई थिंक मुझे आपको पढ़ाना चाहिए कि नहीं, मतलब इससे क्वेश्चन आता नहीं, डायरेक्टली आ जाएगा कि भारत किसका पार्ट था, गोंडवाना का था, बस याद रखना, मिसोजोइक एरा के दौरान उस समय भारत का कोल बना था, ठीक है। पहले अभी जब आप ये पढ़ोगे ना, इसी में शायद आगे होगा भी, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड, गोंडवाना वाली बात मैं आपको समझा दूंगा आगे। इसमें आपको समझ आ जाएगा अभी गोंडवाना वाली बात, अभी देखो। तो उस समय भारत का कोल बना था, गोंडवाना का जब भारत पार्ट था। और ये जो यूके, यूएस, जो वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ का कोल बताते हैं, एंथ्रासाइट जो कोल है, आपने पढ़ा भी होगा, एंथ्रासाइट कोल इज द बेस्ट कोल, ठीक है। वो उसका उनका उस दौरान बना था, कार्बोनीफेरस पीरियड के दौरान उनका बना था। हमारा बना था गोंडवाना के मिसोजोइक एरा के दौरान, बस इसलिए हमारा जो है, किस लिए था उसका रीजन मुझे भी नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन बस ये कि उस दौरान बना था, इसलिए वहां पर जो है उतना उसमें कार्बन कंटेंट नहीं है जितना कार्बन कंटेंट इनके पीरियड के दौरान था, ठीक है। अब इस जगह मैं भी मानता हूँ कि इतना फैक्ट आपको बस पता होना चाहिए, बस बात खत्म। जियोमॉर्फोलॉजी की 3 थ्योरीज हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, ठीक है। इसने कुछ कुछ ऐसे बताया कि सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया के नाम से, ओशियन जो है वो पेंथेरा के नाम से है। और इसने 4 एविडेंस भी दिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहना क्या चाह रहा था, ये कह रहा था कि जैसे कि ना, जैसे मान लो ऐसे कि पहेली नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, पजल होती, तो ना जैसे ऐसे पजल बन रही है, तो ये इसमें जाके फिट हो जाएगी। ऐसा जिगजॉग टाइप की फसल है, मतलब पजल है, तो इसमें जाके फिट हो जाएगी, ऐसा अल्फ्रेड वैगनर ने कहा। कि ड्रिफ्ट कर करके घिस घिस के जा गए और सारे कंट्री एक दूसरे से बन गए। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये है, ठीक है, और यहाँ पर आप मेडागास्कर आइलैंड है, तो मेडागास्कर आइलैंड जो है ना, अगर आप, मैंने सही से मैप बनाया नहीं, अफ्रीका का है, तो ये ना इससे बिल्कुल मैच होता दिख रहा है। और वहीं अगर आप ऐसे देखोगे अर्थ को, मतलब उसको, इंडिया को, तो ये इंडिया का ये वाला पार्ट इससे मैच होता दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है ना कि ये पजल का पार्ट थे, अब ये अलग अलग हो गए हैं। ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे कि एक जिक्सॉ टाइप की पजल थी। और इसने एक बात और बोली कि देखो, जो यहाँ पर स्टोन मिले ना मेडागास्कर में, वो भारत में स्टोन अगर दिखेगा इधर मुंबई के आसपास, तो वो सेम सेम एज के दिख रहे हैं, मतलब कि कभी ये इसका इसके साथ हुआ करता था कभी ये, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स भी कुछ कुछ ऐसे थे कि मान लो कुछ एनिमल्स के यहाँ पर कंकाल मिले और कुछ ऐसे मिले, और इतनी दूर दूर है, फिर भी मतलब समंदर तैर के तो जाएंगे नहीं वो लोग, तो मतलब एक ही पार्ट था उसके भी, ये जो मिले यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स, वो भी इसके यहाँ मिले। तो ये कहने का मतलब ये ड्रिफ्ट करके गया यहाँ से, मतलब भारत जो है ना पहले इससे जुड़ा होगा, अब इससे अलग होकर जा रहा है। अभी आप यूट्यूब वगैरह पे देखते होगे कि ना, ये अफ्रीका जो है ना टूट रहा है ऐसे, ऐसे नहीं दिखाता रहता है यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में कि वो रेड सी, मतलब ये वाला जो है ना, ये टूट रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट टूट रहा है। वो यही वाली बात बता रहा है कि वो इसी का कभी पार्ट हुआ करता था, टूट के अलग हो गया फिर, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है। तो और उसके साथ साथ ये पैरेलल क्लाइमेट एविडेंस भी कुछ मिले हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अपना भारत का हिमालयज है, ठीक है। हिमालय तो पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ मरीन ऑर्गेनिजम्स के वो मिले हैं, मतलब रिसर्च में साइंटिस्ट को
मरीन ऑर्गेनिजम्स के कुछ फॉसिल्स मिले। अब पहाड़ों पर मरीन कहाँ से आ गया, समुद्र वाली बात, तो वो इसी का ही एग्जांपल वो भी दे रहा है कि पहले मतलब उसमें रीजन ये भी है ना, कुछ कुछ ओशियनिक क्रस्ट से बने थे, मतलब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट क्रस्ट से बने, उसके बाद वहां पे पार्टिकल्स मिले, मतलब समझो ये कि ये इसका पार्ट था, घिसड़ घिसड़ के वो दूर चला गया, बस रशिया से जाके टकरा गया, यूरेशिया से जाके टकरा गया और वो बन गया जाकर। इतना सब आपसे नहीं पूछेगा, ये आपको आंसर राइटिंग यहाँ पर नहीं करनी, बस इतना याद रखो कि थ्योरी किसने दी थी, अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, बस सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो इसे इतना ही आ सकता है, इसके बाहर नहीं आएगा। उसके बाद उससे पूछा गया कि अच्छा ये तो ठीक है, हम तब बात मान गए, ये बताओ कि ड्राइविंग फोर्स क्या था, वो वहां तक घिसट के गया कैसे, उसको कौन ले गया, कोई पकड़ के थोड़ी ले गया, उसका रीजन क्या है। उसने कहा मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर उसने बोला कि अच्छा एक आइडिया था एक सियाल और सीमा का, सियाल सीमा और नाइफ का, वो क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म आ सकती है सिलिकॉन एल्यूमिनियम। ये मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, सियाल सीमा नाइफ पे आ सकता क्वेश्चन। ये कहना चाह रहा है कि देखो, किसी साइंटिस्ट ने पहले कहा था, इसका मुझे नाम क्या था यार इसका, सियाल सीमा वाला साइंटिस्ट, मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगा, नाम मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, नोट्स में लिखा भी नहीं यहाँ पर इस समय। सियाल सीमा मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम से ना, जैसे आपको पता होगा, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, ये हो गया मेंटल और ये लास्ट में कोर। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है जो सियाल ऊपर वाला क्रस्ट है ना, ये इससे बना हुआ है, सियाल से, मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बाहर वाला जो है। फिर आ जाता है ये कोर, जो कि सॉरी मेंटल, जो कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। फिर आ जाता है कोर, जो कि निकल और आयरन से बना हुआ है। बस ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा, इस चीज को, सियाल सीमा और नाइफ को। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आता है, पूछ लेगा कि जो कोर है वो किससे बना है, सियाल सीमा, मतलब ऐसे फुल फॉर्म भी दे सकता है, सिलिकॉन मैग्नीशियम भी दे सकता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, आई विल मेंशन दैट थिंग। तो मैंने बताया इसमें दोनों चीजें, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए। एक छोटी बात और, आपसे एस्टोनिस्फेयर पूछेगा कि जो लिथोस्फेयर है, मतलब जो अर्थ की सरफेस है, ये ना किसी एक चीज पे तैर रही है, वो सेमी मोल्टन है, वो सेमी मोल्टन को क्या बोलते हैं, एस्थोनिस्फीयर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ लिमिटेशन पे। तो उसने बोला कि घसीट के कौन ले गया, तो कन्वेंशन, तो उसने बोला मुझे नहीं पता। तो फिर अर्थर होम्स आए, पहले अल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट है, तो पूरी बात बता नहीं पाए, तो फिर ये भाई साहब आए अर्थर होम्स, इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, कन्वेंशनल सेल थ्योरी थी, इस वजह से वो लोग गए। मतलब ये है कि इसमें जो ना कॉन्टिन्यूसली जो जो ओशनिक क्रस्ट है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है, और हीट जो है ना नीचे से ऊपर ट्रांसफर होती जा रही है, उसी चक्कर में ये लोग ना एक सेल्स हैं वो उसको वहां पर भेज रहा है। अच्छा, उसने एक्चुअली बात बताई थी ये वाली, मिड ओशनिक रिज वाली, पहले इसको समझ लो कि नीचे भाई साहब एक ऐसी ट्यूब टाइप की है, वहां से जो है बार बार बसाल्टिक लावा जो है ऊपर आता है और उसके साथ साथ ओशन एक्सपेंड कर रहा है, मतलब ओशन जो फैलता जा रहा है, और लास्ट में जब जाओगे ना तो वो नीचे खत्म भी हो रहा है, सबड्यू भी हो रहा है और इधर फैल भी रहा है। ठीक है, जो जहाँ पर सबड्यू हो रहा है यहाँ पर ट्रेंचेस बनते हैं, मतलब जहाँ पर जाके खत्म हो जाता है, हमने सुना होगा मैरियाना ट्रेंच, बहुत ही गहरा ट्रेंच है, तो वहाँ पर सबडक्शन हो रहा है, वहाँ पर सब खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये बीच में जो अपना वो फैलता जा रहा है, मतलब ओशन बढ़ भी रहा है और फैल भी रहा है, एक साथ हो रहा है दोनों काम। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ओशनिक फ्लोर जो है वो फॉर्म भी हो रहा है मिड ओशनिक रिज पे, बीच में बिल्कुल। क्वेश्चन हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले कि जो ओशनिक फ्लोर जो है उसके फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो मिड ओशनिक रिज पे होता है, मोर पे, और खत्म कहाँ पे होता है, ट्रेंचेस पे। ठीक है, ट्रेंचेस मैरियाना ट्रेंच, डायमंड ट्रेंच, डायरेक्टली पूछ सकता है कहाँ पर है, साउथ ईस्ट ओशन में मैरियाना ट्रेंच है और इंडियन ओशन में डायमंड डायमिनिटियाना ट्रेंच है। ठीक है, और इसका शायद एक मुझे जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक और सा कंसेप्ट था कि बर्मुडा ट्रायंगल, शायद वो कुछ इसी से रिलेटेड था शायद, बर्मुडा ट्रायंगल था या कुछ और था जो यूएसए के पास है। ठीक है, उसका मैं थोड़ा देख के आपको बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब वो ऐसे फन फैक्ट है तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कहने के लिए। ठीक है, तो इन भाई साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे कुछ करके चल रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से जो है कन्वेंशनल सेल थ्योरी इन्होंने दी कि इसकी वजह से जो है अर्थ की जो रेजिडुअल एनर्जी है वो ऊपर आ रही है, वही उसको धक्का दे दे के दूर दूर भेज रही है। ठीक है, और वो जो राइजिंग लिम है ना वही उसी को कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है, और जो डिसेंडिंग लिम्स है वो कॉन्टिनेंट को जोड़ रही है, मतलब कि ये कॉन्टिनेंट को उधर भेजने का काम ये जो राइजिंग लिम कर रही है और डिसेंड करने का काम ये कर रही है। अच्छा, ऑर्थर होम्स ने बात कही, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं ऐसे ऐसे नहीं, तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ जो ऊपर जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो उसको भेज रहा है, डिस्ट्रॉय भी तो हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है, उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक ये वाला था, मोर वाला लॉजिक जो दिया उन्होंने। मतलब ये जो मिड ओशनिक रिज और ये वाला लॉजिक मिलता जुलता था, बस एक आंसर नहीं था कि ये डिस्ट्रॉय होकर जा कहाँ रहा है। कहना तो वो यही चाह रहे थे जो इसमें कहा गया मिड ओशनिक रिज में, लेकिन उसका पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं था। तो फिर ये ट्रिपल एच ने, हैरी हेमंड हेस ने आंसर दिया कि नहीं ये ऐसे हो रहा है कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि वो एक्सपेंड करता ही रहता, इस इनके अकॉर्डिंगली कन्वेंशनल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड होता जा रहा है, रेजिडुअल एनर्जी निकल रही है और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर वो इतने पुराने हमको अवशेष क्यों नहीं मिल रहे हैं सी में। उसका रीजन ये क्योंकि वो खत्म भी होता जा रहा है, ट्रेंचेस बन रहे हैं ना, तो वो चीज बन भी रही है और खत्म भी हो रही है,
इसीलिए आप लोग देखोगे जो ओशनिक जो फ्लोर है ना ज़्यादा पुराना नहीं है अपना, ठीक है। आई थिंक इसका वो आपसे पूछेगा नहीं कितने साल पुराना ओशनिक मतलब फ्लोर, लेकिन ज़्यादा पुराना इसलिए नहीं क्योंकि ये रीज़न है उसका मिड ओशनिक रिज वाला कि ना सबडक्शन प्लेट में ना खत्म भी होता जा रहा है साथ के साथ, ओशन जो बन रहा है वो खत्म भी हो रहा है। अब मिड ओशनिक रिज जो है ना ये कहाँ से पास होती है ये समझ लो, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका। अटलांटिक ओशन से होते हुए जाएगी इंडियन ओशन के रास्ते। यहाँ पर आपको जो है ना बहुत सारे आपको रिंग ऑफ फायर वाला भी आता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, तो वो यहीं पर है मिड ओशनिक रिज पर, ठीक है। रिंग ऑफ फायर आपसे पूछेगा कहाँ पर है, तो यहाँ पर मिड ओशनिक रिज से होते हुए जा रही है, जो बीच में से जा रहा है ना यहाँ से, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको आप, सी के अंदर बहुत सारे वोल्केनोज हैं जो सी के अंदर होते हैं, ठीक है। ठीक सी के अंदर भी हैं, वो यही है वोल्केनो, वोल्केनो जो निकल रहा है यहाँ से, ये एक्सपेंड कर रहा है और लास्ट में जाके ट्रेंचेस में खत्म हो जा रहा है। ये कुछ लोकेशंस हैं, ये शायद मैंने ऐसे मेंशन कर दिया कि मैप्स में, ये कहीं और का पार्ट है तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब सबडक्शन में अगर ये मैं आपको बताना चाहूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि दो प्लेटें हैं, लेकिन इतना आएगा नहीं एग्जाम में, बट मेरा दिल नहीं मान रहा तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो दो प्लेट्स हैं, ठीक है। अब इसमें से ये वाली प्लेट नीचे जाएगी कि ये वाली प्लेट नीचे जाएगी, मतलब सबडक्शन मतलब टकराएंगी एक दूसरे से, तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, तो जो हैवियर होगी वो जाएगी नीचे। मतलब बस इतना सा था, ज़्यादा नहीं था। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया आपको सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, तो उसमें अटलांटिक जो है ना, अटलांटिक ओशन, ये क्या हो गया, हाँ अटलांटिक ओशन जो है वो 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हो रहा है। इंडियन वाला जो 1.6 से हो रहा है। पैसिफिक वाला जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे जल्दी भी हो रहा है। मतलब जो पैसिफिक ओशन की जो सी फ्लोर है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है, वो 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हो रहा है। अब आ जाओ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर। मतलब ये थ्योरी ज़्यादा आती तो है नहीं एग्जाम में, लेकिन मतलब इस एमटीएस में तो नहीं आती, लेकिन ठीक है फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बस इतनी सी बात आपसे कहती है कि बहुत सारी प्लेट्स हैं, जैसे कि जापान है, ठीक है। प्लेट्स कैसे बताऊँ आपको, प्लेट्स जैसे मान लो कुछ टुकड़े हैं, ठीक है, वो एक दूसरे में फिट हो जा रहे हैं, कुछ इस टाइप के टुकड़े हैं। जैसे कि जो भारत है हमारा, उसका जो गुजरात है वो भी प्लेट, वो 3 प्लेट्स के टकराव पे बसा हुआ है। और जापान है वो भी ऐसी ट्राई प्लेट जंक्शन पे, तभी आपने देखा होगा यहाँ भूकंप वगैरह ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी थ्योरी ये बात ही कह रही है कि यहाँ पर 3 प्लेट्स को मिलकर, या फिर 3 प्लेट से ज्यादा भी मिलकर, जस्ट अ सेकंड, 3 प्लेट या 3 प्लेट ज्यादा है, 2 प्लेट्स भी हो सकती है, उनको मिलकर जो है ये पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस चीज पे डिफाइन एक्चुअली कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि लिथोस्फेयर है जो आपका, ठीक है, वो एक एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। मान लो कोई लिक्विड टाइप का सेमी मोल्टन प्लास्टिक लिक्विड है, इसके ऊपर वो तैर रहा है और ये कंटिन्यूसली चल भी रहा है, इधर उधर कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है। और लिथोस्फेयर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। लिथोस्फेयर मतलब जो जमीन है ये कॉन्टिन्यूस नहीं, टूटी हुई है, ब्रोकन है, ये प्लेट्स में ब्रोकन है, ठीक है। जैसे मान लो नागजा प्लेट हो गई, या फिर इंडियन प्लेट हो गई, यूरोशियन प्लेट हो गई, जहाँ पर आधा यूरोप का पार्ट और कुछ रशिया का पार्ट है, फिर इंडियन प्लेट है। तो ये प्लेट्स तैर रही हैं उसके ऊपर और वो चल भी रही हैं, और जो टकरा रही हैं तो फिर उससे क्या बन रहा है, पहाड़ बन रहे हैं, जैसे कि हिमालयस बना। वो इसी यही रीजन है उसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। और कुछ कुछ रीजन इनका भी है, मतलब इनकी थ्योरी ज़्यादा मानी नहीं जाती है, सिर्फ नाम ही है इनका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। लेकिन मेनली जो थ्योरीज जो मानी जा रही है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई और अपनी ये वाली सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। बस ये दो थ्योरीज पे ही काम चल रहा है एक्चुअली में पूरा। बाकी वो पहले के साइंटिस्ट थे, इसलिए उनको ज़्यादा मतलब वो नहीं करते, कि वो थ्योरी मानी नहीं जाती क्योंकि उसके पीछे आंसर्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। और जो इसके फैक्ट्स रहेंगे मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। मैं आगे ना बार बार कह रहा हूँ क्योंकि फिर यही समझाने में भी आधा घंटा लग जाएगा। अभी ऑलरेडी आई गेस ये वीडियो कितनी हो गई है, आधे घंटे की हो चुकी है। सो ठीक है, मैं सोचता हूँ इसी पेज तक इसको सीमित रखूँ, अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। देख लेते हैं कहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड व्हाट वी हैव, हिमालयाज, काराकोरम, काफ़ी लंबा पार्ट है तो अभी। हम्म, ठीक है हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर प्लेट इंटरेक्शन पे हम लोग बाद में आएंगे। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना उसी पे आधारित ये चीज़ें हैं। प्लेट इंटरेक्शन, डाइवर्जेंट ब्योरी, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल, क्रस्ट, ओशनिक, ओशनिक जो होता है ये वाला, तीन जो है ना, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट बाउंड्री। तो उन तीनों को हम लोग आगे मेंशन करेंगे। मैं सोच रहा हूँ आगे नोट्स भी आपको टाइप्ड फॉर्मेट में दूँ ताकि इरेलीवेंट चीज़ें ना आए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट आ रहा है। मुझे सीरियसली लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट आपके लिए शायद उतना ना हो, बट स्टिल अब वो आ गया है तो मैं आपको कवर करा देता हूँ, ठीक है। मतलब ठीक है, इट्स माय बैड कि मैंने ये चीज़ें ध्यान नहीं दी, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली फैक्ट दिखाता तो और जल्दी कवर हो जाता है, ठीक है। कोई नहीं, केमिकल कंपोजिशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया ना वही वाली बात, वो सीमा सियाल सीमा वाला, वो कई बार आपसे हो सकता है पूछ ले। अदरवाइज जो केमिकल कंपोजिशन है ना वो एक्चुअली में ये है, वो सियाल सीमा वाला कंसेप्ट बाद में फेल हो गया था, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये वाला, क्या आइडिया ऑफ सियाल सीमा, अगर बाई चांस आपसे पूछ ले तो ठीक है, लेकिन ये करेक्ट नहीं, इट्स नॉट करेक्ट।
अब ये जो कंपोजिशन है ये वाला सही है, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है, पिछली चीजें गलत है बट स्टिल आपसे पूछेगा वो, क्योंकि वो तो गलत है फिर भी पूछ रहा है वो, इसलिए पूछता है, बस उसको पूछना है क्योंकि। लेकिन आप केमिकल कंपोजिशन आप लोग समझते हैं, इनर कोर का जो है वो फेक्कल और ये मतलब फेरस और निकल है, वो नाइफ ही हो गया वो तो, ठीक है वो तो सही है, नाइफ वाला बात तो सही हो गई। आउटर कोर और मेंटल कोर, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, क्रस्ट और कोर, क्रस्ट और मेंटल वाला। तो उसमें फेरस है, निकल और सिलिका है, ठीक है। वो जो सीमा वाली बात बोल रहा था ना, सियाल वाली, वो सियाल नहीं है आउटर में, ठीक है। एल्यूमिनियम नहीं है इसमें, निकल आयरन और सिलिका है, ठीक है। और मेंटल की जो बात आती है क्रस्ट के बाद, ये वो क्रस्ट में बोल रहा था, ठीक है। ये फिर मेंटल में उसने बोला था सीमा, मैग्नीशियम और सिलिकन, लेकिन उसमें ऑलिवाइन है, ठीक है। और जो ओशियन का बसाल्ट है वो है, ठीक है। मेंटल में मेनली ऑलिवाइन है, और ओशियन में अगर हम लोग जाएंगे तो बसाल्टिक जो पूरा बना हुआ ना, ये जो कह रहा है कि जो स्प्रेड हो रहा है ये बसाल्ट है पूरा। और बसाल्ट कैसे है? वो जो मैंने आपको बताया ना आपको पीछे मैग्मा और लावा वाला, वो वही बसाल्ट है, वो जो निकल के आ रहा है बाहर से, इस ट्यूब से, ये जो ट्यूब ऐसी बनी पाइप ऐसा, इससे निकल के यही आ रहा है, बसाल्ट ही आ रहा है बाहर, वो जो लावा वाली चीज है वो। अब केमिकल कंपोजिशन कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या है, ग्रेनाइट है, एंड्रेसाइट है, दो है बस। शायद ही से क्वेश्चन आए, शायद ही, मतलब बहुत ही रेयर चांस है। एक छोटी बात और है कि डेंसिटी बढ़ जाती है डेप्थ के साथ, हम लोग नीचे जैसे जाते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मेंटल में जैसे मैंने आपको बताया ऑलिवाइन है, जो कि उन्होंने पहले कहा था कि सीमा है, जो कि नहीं है, ऑलिवाइन निकला, ठीक है। ऑलिवाइन क्या है, एक तरीके से इसे कोई मटेरियल मान सकते हो आप, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा फ्लूइड है, बहुत ज्यादा हैवी, हैवी क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। और मेंटल पहले आ रहा है, फिर देन आपका कोर आएगा, फिर क्रस्ट है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट में बसाल्ट से बन रहा है, फ्लूइड है, हैवी है। क्यों है ये मैंने आपको पीछे बताया ना, मिड ओशनिक रिज की वजह से, ड्यू टू एमओआर, इसकी वजह से है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, एंड्रोसाइट और ग्रेनाइट है, ठीक है। बस इतना ही सा था इसमें, कि मतलब क्या क्या इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या क्या। डायरेक्टली हो सकता है आपसे पूछ ले कि ओशनिक क्रस्ट किससे बना है, बसाल्ट से बना है। मेंटल किससे बना है, ऑलिवन से बना हुआ है, ठीक है। और नाइफ से तो बना ही हुआ है, कोर वाला जो था ना, निकल और आयरन से नाइफ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी देखो 6 पेज थे, मुझे लगा शायद मैं कवर करा लूंगा आधे घंटे में, लेकिन इतना कुछ हो गया कि काफी टाइम लग गया इसमें। एनीवेज, आप लोग आगे इसको मैं टाइप करके दे दूंगा तो आपको शायद थोड़ी आसानी रहेगी समझने में, मुझे भी थोड़ा आसानी रहेगी कवर कराने में। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और इसको मैं यहीं तक रखूंगा। काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर आई गेस कवर कर दी होंगी। क्वेश्चन अगर आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।